रामगढ़ गांव में सरजू अपनी पत्नी दुर्गा के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। सरजू अपने गांव में सबसे गरीब और लाचार था। सारा दिन काम करता, तब जाकर शाम को भोजन नसीब होता था। सरजू अपने झोपड़ी के एक कोने में बैठा था। उसकी आंखों में गहरी सोच छलक रही थी और मन ही मन में सोच रहा था, हे ईश्वर, आप हमारे नसीब में क्या लिखे हैं? गरीबी, दुख, परेशानी, हताशा। ईश्वर, मैं अपनी गरीबी से तंग आ गया हूँ। सारा दिन इधर उधर मेहनत करता हूँ, तब जाके रात को भोजन नसीब होता है, और यदि किसी दिन काम पर ना जाऊँ तो रात को भोजन नहीं नसीब होता है। ये भगवान, ये कैसी जिंदगी है मेरी। सरजू इतना सोच ही रहा था कि तब तक उसकी पत्नी दुर्गा बोलती है, सुनिए जी, कहीं आज बारिश न होने लगे। छप्पड़ तो पहले से ही टपक रहा है। अगर जोर से बारिश होने लगी तो पानी पूरे घर में भर जाएगा, पिछले साल की तरह। फिर बाल्टियां लेकर रात भर जागना पड़ेगा। दुर्गा, अगर बारिश नहीं होगी तो खाने को कहाँ मिलेगा? गांव में फसल नहीं होगी, और अगर फसल नहीं होगी तो हमारी कमाई कैसे होगी? हमारा तो काम ही यही है, दूसरों की खेतों में फसल काटना। कमाई की बात छोड़ो, पहले बारिश हुई तो यह घर टूट जाएगा। पिछले साल कितना नुकसान हुआ था, आप भूल रहे क्या? रात भर कीचड़ में सोना पड़ा था। दुर्गा, अगर बारिश नहीं हुई तो हम वैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। बारिश से तो हम किसी तरह बच भी सकते हैं, लेकिन भोजन के बिना हम कैसे बचेंगे? दुर्गा, अगर फसल नहीं हुई तो गांव में हमें कोई काम भी नहीं देगा, फिर भूखे मरने की नौबत आएगी। सरजू, ये छोटू अभी इतना नन्हा है, ना खेतों की समझ है ना बारिश की चिंता। अगर हमारा घर टूट गया या खेत सूख गए तो इसके लिए रोटी कहाँ से लाएंगे? पिछले साल तो किसी तरह गुजारा कर लिया था, लेकिन अब तो घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा है। हम सब खाई के उस जगह में फंस गए हैं कि ना इधर जा सकते हैं ना ही उधर। खाने का इच्छा करेंगे तो हमसे हमारा घर चला जाएगा, और यदि घर की इच्छा करेंगे तो खाने को नसीब नहीं होगा। हे भगवान, ये आप हमें किस परेशानी में डाल दिए हैं। तुम सत्य बोल रही हो दुर्गा। हमारी स्थिति देखकर लग रहा है कि ना हम घर के रह गए और ना ही घाट के। दुर्गा, ये बारिश हमारे लिए दो धारी तलवार है। अगर बारिश नहीं हुई तो खेतों में कुछ नहीं उगेगा, खेत सब बंजर हो जाएगा और हम भूखे मर जाएंगे। और अगर बारिश हुई तो ये टूटी फूटी झोपड़ी सब बह जाएगा। हमारी मेहनत का क्या होगा जो हम दिन रात दूसरों के खेतों में पसीना बहाते हैं? जब हमारे पास घर ही नहीं रहेगा तो फिर मेहनत करने का क्या फायदा? दोनों के बीच खामोशी छा गई। बाहर हवा तेज होने लगी, बादल काले हो गए, आसमान में बिजली कड़कने की आवाजें आने लगी। ये है सेठ हुकुमचंद, रामगढ़ गांव के सबसे बड़े जमींदार। इनका खेत दूर दूर तक फैला है, जिस कारण ये खेत के सबसे बड़े जमींदार है। इनकी खेतों की फसल ही इनकी शान है। तो भाई लोग, मैं इस गांव का सबसे बड़ा जमींदार हूँ। गांव के लोग मुझे कहते हैं कि जमींदार बहुत सख्त है, मजदूरों पर जरा सा भी रहम नहीं खाता है, बहुत मेहनत कराता है। जब मैं मजदूरों को उनकी पूरी दिहाड़ी देता हूँ तो काम भी करवाता हूँ। फिर लोग चाहे जो भी कहें, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। पैसा कमाना मेरा धंधा है, और इस धंधे में नफा और नुकसान मेरा ईमान है। सेठ हुकुमचंद का नौकर अपने तेज कदमों से सरजू के पास पहुंचता है। सरजू, जल्दी चलो, सेठ हुकुमचंद ने तुमको अभी बुलाए हैं। कह रहे थे खेतों में बहुत जरूरी काम है। मैं सुबह से दौड़ रहा हूं मजदूरों के लिए, लेकिन कोई नहीं मिला, इसलिए सेठ गुस्से में बोल रहे थे। कोई ढंग का मजदूर नहीं मिल रहा है इस गांव में। सरजू भाई, तुम्हें फौरन चलना होगा, वरना सेठ नाराज होंगे। और सरजू भाई, तुमको तो पता है, सेठ जी से नाराज होकर कोई भी ज्यादा दिन तक इस गांव में रह नहीं सकता। सेठ जी ने मुझे क्यों बुलाया है? क्या काम है भोलू? सेठ जी ने कुछ बताया है कि क्या करना है? मेरे पास तो इन दिनों कोई काम ही नहीं है। गांव में फसल तैयार नहीं हुई तो हम जैसे मजदूरों का क्या हाल होगा? हाँ, सेठ ने साफ साफ कहा है, सरजू को बुला लेकर आओ। मेरी खेतों की फसल पूरी तरह से पककर तैयार है, आज ही सारा काम खत्म करना है। सेठ जी को लग रहा है कि कल बारिश की संभावना है, और अगर फसल आज नहीं कटी तो सारी फसल पानी में डूब जाएगी। वो चाहते हैं कि तुम दिन छिपने से पहले सारी फसल काट दो। अच्छा पैसा भी देंगे, लेकिन काम में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सरजू घर के अंदर गया। दुर्गा, सुनो, सेठ हुकुमचंद ने मुझे बुलाया है। उनके खेतों की फसल काटनी है,
आज ही काम पूरा करना है। उनको लग रहा है कि कल बारिश होगी, इसलिए सेठ आज ही सारा फसल कटवाना चाहते हैं। दुर्गा, अगर ये काम हो गया तो कुछ पैसे मिल जाएंगे और छोटू के लिए भी कुछ ला सकूं। ये तो आपने बहुत अच्छी बात सुनाई, पर काम जल्दी खत्म कर देना। सेठ जी को शिकायत का मौका जरा सा भी मत देना। तुमको तो पता ही है जमींदार साहब जरा सा भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते हैं। और आप छोटू को भी देख लीजिए, आज सुबह से ही सुस्त हैं। अगर आपको पैसे मिल जाएंगे तो बाजार से कुछ ले आना। सरजू जमींदार साहब के खेतों की और चल पड़ा। मन में उम्मीद थी और पाँव घबराहट से डगमगा रहे थे और मन में यही सोच रहा था कि यदि दिन ढलने से पहले मैंने काम पूरा नहीं किया तो जमींदार साहब बहुत नाराज होंगे। ये सोचते सोचते सरजू जमींदार के खेत के पास पहुंच जाता है। सेठ जी, आपने मुझे बुलाया है। भोलू ने कहा खेत में काम है तो मैं जल्दी से आ गया। अब आप ही बताइए कि क्या काम है। मेरे पास तो इन दिनों कोई काम नहीं है। आपकी कृपया होगी तो घर में चूल्हा जल सकेगा। हाँ सरजू, मैंने तुझे ही बुलाया है। देख, मेरे इस खेत में सरसों की फसल पूरी तरह से पककर तैयार हो चुकी है। अब इसे काटने का वक्त हो गया है। मैंने सोचा कि तू मेहनती है इसलिए तुझे काम दूं, लेकिन सुन, मुझे ये सारा काम आज ही पूरा चाहिए। जमींदार साहब, आप फसल की चिंता मत करो। मैं आज ही सारा फसल काट दूंगा और मैं मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। बस आप बताइए कहां से शुरुआत करूं। जमींदार साहब, ये भी बता दीजिए कितने पैसे मिलेंगे ताकि घर का इंतजाम कर सकूं। अच्छा तो सुन, ये जो सामने खेत दिख रहा है यहीं से शुरुआत करना है। पूरब से पश्चिम तक सारा सरसों काटना है। दिन छिपने से पहले सारा काम हो जाना चाहिए क्योंकि कल बारिश की आसार है। मैं नहीं चाहता कि मेरी फसल पानी में डूब जाए। काम अच्छा हुआ तो 4000 रुपया मजदूरी दूंगा और अगर लापरवाही की तो कुछ भी नहीं दूंगा। समझ गया? सेठ जी, आप बेफिक्र रहिए। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। खेत में सरसों का एक दाना नहीं बचेगा। देखो भोलू, ये सरजू कितना जोश में है। ठीक है, जा काम शुरू कर दे, लेकिन याद रख मेरी नजर तुझ पर रहेगी। याद रखना, अगर खेत में फसल बची और अधूरा रहा तो मजदूरी भूल जाना। मेरे खेत मेरी शान है, मैं इन्हें बर्बाद नहीं होने दूंगा। जमींदार ने सिर हिलाया और ढोलू के साथ खेत के दूसरी ओर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। और इधर सरजू जैसे ही सरसों काटने चला तो गांव का एक आदमी दौड़ते हुए आया और सरजू से बोला, सरजू, सरजू रुक जा, जल्दी घर चल। तेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। दुर्गा भाभी रो रही है और तुझे बुला रही है। मैं अभी उनके पास से आया। छोटू को बुखार है और ठंड से कांप रहा है। ये तू क्या कह रहा है संतोष? छोटू की तबीयत खराब है। कुछ देर बाद जब मैं घर से आया तो छोटू बिल्कुल ठीक था। दुर्गा ने कहा था थोड़ा सुस्त है। अचानक ये कैसे हो गया? तूने क्या अपनी आंखों से देखा? जल्दी बता। घबराहट से मेरा दिल बैठा जा रहा है। सरजू भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सच में छोटू को बहुत तेज बुखार है। दुर्गा भाभी उसे गोद में लिए रो रही थी। जब मैं उनके पास गया तो वो कह रही थी जाकर जल्दी से सरजू को बुलाकर लेकर आओ। तो मैं फौरन चला आया। जल्दी चलो सरजू भाई, नहीं तो कोई अनहोनी हो जाएगी। हे भगवान, ये क्या मुसीबत आ गई। मैं यहाँ जमींदार साहब का काम शुरू करने वाला था। सोचा था पैसे मिलेंगे तो छोटू के लिए कुछ लेकर आऊंगा। अब मैं क्या करूं? संतोष, तू सच कह रहा है। अगर छोटू को कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। हाँ सरजू, मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। तू खेत छोड़ और घर चल। दुर्गा भाभी अकेली है, उन्हें तेरी जरूरत है। सेठ का काम बाद में देख लेंगे, पहले छोटू को बचा। सरजू संतोष के साथ घर की तरफ भागा। सेठ का खेत पीछे रह गया। सरजू भागता हुआ घर पहुंचा तो देखा छोटू सच में बुखार से तप रहा था। सरजू, देखो छोटू की हालत। सुबह से ही बुखार है और सारा बदन आग की तरह तप रहा है। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। देखो छोटू ठंड से कांप रहा है। जल्दी कुछ करो या डॉक्टर को बुलाओ। अपने बच्चे की ऐसी हालत मुझसे देखा नहीं जा रहा है। दुर्गा, तुम रो मत। मैं अभी डॉक्टर साहब को बुलाकर लेकर आता हूँ। छोटू को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं उसे ठीक कराऊंगा। उसके लिए मुझे चाहे जो भी करना पड़े, चाहे मुझे खुद बिकना पड़े, लेकिन मैं अपने बच्चे का इलाज कराऊंगा। तू पानी गर्म कर, मैं दौड़ कर जाता हूँ डॉक्टर के पास। सरजू डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी मदद करिए। मेरा बेटा बहुत बीमार है। सुबह बिल्कुल ठीक था। दुर्गा से पूछा तो उसने बताया थोड़ा सुस्त है। सरजू, ये बताओ छोटू को कब से बुखार है? कुछ और दिखा क्या? सांसें भारी हो रही थी या सांस रुक रुक के आ रही थी?
मुझे स्पष्ट रूप से बताओ, तभी मैं तुम्हारे बेटे का सही इलाज कर सकूंगा। डॉक्टर साहब, मुझे ठीक से नहीं पता है। सुबह दुर्गा ने मुझसे कहा कि छोटू बहुत सुस्त है और कुछ खाया पिया भी नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने भी ज्यादा सीरियस नहीं लिया। सोचा थोड़ा बहुत बुखार है, ठीक हो जाएगा। और मैं सेठ हुकुमचंद के खेत में काम करने चल दिया। और जैसे ही सेठ का सरसों काटने चला, तब तक संतोष दौड़ते हुए मेरे पास आया और कहने लगा कि छोटू की तबीयत बहुत खराब है। उसे बहुत तेज से ठंड लग रही है, सारा बदन आग की तरह चल रहा है। दुर्गा भाभी उसे गोद में लिए रो रही थी। तो आप चलकर देख लीजिए डॉक्टर साहब। ठीक है सरजू, ऐसा लगता है मामला गंभीर है। बुखार और ठंड अगर साथ में है तो देर नहीं करनी चाहिए। मैं अपनी दवाइयां का बैग लेता हूं और तेरे साथ चलता हूं। तू आगे आगे चल, मैं पीछे पीछे आता हूं। लेकिन ये भी बता, उसको कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं? नहीं डॉक्टर साहब, दुर्गा ने कहा कि वो सुबह से कुछ नहीं खाया पिया है। मैं तो सेठ का काम करने गया था कि कुछ पैसे मिले तो छोटू के लिए दूध ले आऊं, लेकिन काम छोड़कर आना पड़ा। आप जल्दी चलिए डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए। मेरी जिंदगी उसी में बसती है। डॉक्टर साहब ने अपनी दवाइयों का झोला उठाया और सरजू के साथ उसके टूटे फूटे घर पर पहुंच गए। डॉक्टर साहब ने छोटू को देखा और डॉक्टर साहब सरजू से बोले, सरजू, छोटू की हालत ठीक नहीं है। छोटू को तेज बुखार है और ठंड से कांप रहा है। ये कोई आम सर्दी जुकाम नहीं है। मुझे लगता है कि इसे कोई गंभीर बीमारी हो गई। डॉक्टर साहब, गंभीर बीमारी ये कैसे हो गया? सुबह तो बिल्कुल स्वस्थ था। आप कुछ दवा दीजिए और इसे ठीक कर दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ और अपने बेटे की जिंदगी का भीख मांगता हूँ। देखो सरजू, मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन इसका इलाज मेरे बस से बाहर है। इसका हालत देखकर लगता है कि खर्चा बहुत लंबा लगेगा। डॉक्टर साहब, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। आप कुछ करो। मेरे छोटू की ऐसी हालत मुझसे देखा नहीं जा रहा है। इसे बचा लो डॉक्टर साहब। इस बीमारी का इलाज पास के गांव के हकीम जी कर सकते हैं। वो बहुत ही विद्वान है। वो बचपन से ही आयुर्वेदिक दवाइयों के बहुत ही बड़े ज्ञाता है। अगर तुम उनको अपनी परेशानी के बारे में बताओगे तो वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तुम्हारे बेटे की जिंदगी अब उन्हीं के हाथों में है। डॉक्टर साहब, मैं अभी जाता हूं और हकीम जी को अपने साथ लेकर आऊंगा, चाहे कितना भी खर्च हो। बस आप तब तक छोटू को संभालिए। मैं नहीं चाहता कि उसे कुछ हो जाए। मैं हकीम जी के हाथ पैर सब पकड़ लूंगा, लेकिन मैं उन्हें अपने घर पर जरूर लेकर आऊंगा। मैं उन्हें मजबूर कर दूंगा यहाँ आने के लिए। सरजू हकीम को बुलाने निकल पड़ा। चलते चलते सरजू दूसरे गांव में पहुंचा। वासुदेव हकीम अपने घर पर थे। सरजू हाफते हुए उनके घर पर पहुंच गया। हकीम जी, मेरा नाम सरजू है। मुझे पास के गांव के डॉक्टर ने भेजा है। मेरा बेटा छोटू बहुत बीमार हो गया है। उसे तेज बुखार और ठंड से कांप रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा यह गंभीर बीमारी है। डॉक्टर ने बताया कि आप ही मेरे बेटे का इलाज कर सकते हैं। सरजू, डॉक्टर ने ठीक किया जो तुझे मेरे पास भेज दिया। बुखार और ठंड अगर साथ में हो तो मामला नाजुक हो सकता है। तो मुझे सारी बात पता, कब से बीमार है, क्या हुआ, ताकि मैं समझ सकूं क्या करना होगा। हकीम जी, वो थोड़ा सुस्त था। दुर्गा ने कहा सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। मैंने ज्यादा गौर नहीं किया और मैं जमींदार के खेत में काम करने चला गया। तभी कुछ देर बाद संतोष दौड़ते हुए मेरे पास आया और कहने लगा, तुम्हारे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। उसे बहुत तेज से बुखार है और ठंड लग रही है। तो मैं फौरन घर आया और डॉक्टर जी को बुलाकर लेकर आया। उन्होंने देखा तो कहा कि ये मेरे बस के बाहर है और इसमें लंबा खर्चा लगेगा। तो डॉक्टर साहब ने आपको बुलाने को कहा, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। हकीम साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए। उसके अलावा मेरा कोई नहीं है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं और दुर्गा भी नहीं जी पाएंगे। ठीक है सरजू, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ये बीमारी आसान नहीं है। इलाज में वक्त और पैसा दोनों लगेगा। मेरे पास कुछ खास जड़ी बूटी है, उन्हें मैं ले चलता हूँ। चलो अभी निकलते हैं, देर नहीं करनी चाहिए। दोनों घर से बाहर आए तभी अचानक तेज बारिश हुई। बारिश बहुत जोरदार थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हकीम जी, ये बारिश तो बहुत तेज है। हमें अभी निकलना होगा। छोटू की हालत और खराब हो सकती है। मैं बारिश में भी चलने के लिए तैयार हूँ। बस आप किसी तरह छोटू को बचा लीजिए। सरजू, दिमाग से काम लो।
अगर हम अभी निकलते हैं तो ये बारिश हमें भी बीमार कर देगी। मैं छोटू को ठीक करने जा रहा हूँ, पर खुद बीमार पड़ गया तो क्या फायदा। बारिश रुकने तक इंतजार करते हैं। सरजू और हकीम दोनों घर के बाहर बरामदे में खड़े थे और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे, लेकिन बारिश अगले दिन थमी। दोनों लोग घर पहुंचे। हकीम ने छोटू की हालत देखी। सरजू और दुर्गा, इस बच्चे की हालत बहुत नाजुक है। बुखार और ठंड के साथ इसकी सांसें भी भारी है। इसके शरीर के अंदर कुछ गहरी परेशानी है जो बाहर नहीं दिख रही है। हाँ हकीम जी, आप मेरे छोटू को बचा लीजिए। हम दोनों का तो यही सहारा है। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो हम भी जी कर क्या करेंगे। बड़ी मिन्नतों और दुआओं के बाद हमें ये बच्चा मिला है। हकीम जी, या तो आप छोटू को ठीक कर दीजिए, नहीं तो हमें भी कोई दवा दे दीजिए कि जिससे हम दोनों भी मर जाएं। मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं जीना चाहती। हे ईश्वर, ये तू हमें कैसा दिन देखा रहा है। हमसे कौन सा अपराध हो गया है जो तू मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहा है। लेकिन एक बात समझ ले ईश्वर, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं तुझे कभी नहीं माफ करूंगी। दुर्गा बेटी, हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुझे 10 दिन का दवा दे रहा हूँ। दूध में मिलाकर इसे दिन में 3 टाइम खिलाना है। अगर भगवान ने चाहा तो 10 दिन में तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना दुर्गा, दवा रोज देना है। अगर एक दिन भी दवा नहीं खिलाई तो तुम्हारा बेटा कभी ठीक नहीं होगा और फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ये दवा फायदा भी बहुत करता है, लेकिन इसे रोज देना पड़ता है। अगर एक दिन भी दवा नहीं दोगी तो ये बहुत भयानक रिएक्शन करेगा। इसलिए दुर्गा बेटी, इस दवा को रोज खिलाना 10 दिन तक रोजाना। हकीम जी, मैं अपने बच्चे को रोज दवा खिलाऊंगी। मैं खुद खाना भूल जाऊंगी, लेकिन अपने बच्चे को दवा खिलाना कभी नहीं भूलूंगी। हकीम जी दवा देते हैं और फिर अपने घर चले जाते हैं। दुर्गा 10 दिन तक वो दवा छोटू को खिलाती है और 11वें दिन छोटू बिल्कुल ठीक हो जाता है। दोनों लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं थी। अगले ही दिन जमींदार साहब सरजू के घर आते हैं और सरजू को आवाज देते हैं, अरे वो सरजू घर से बाहर आ। क्या बात है सरपंच जी, आप हमारे गरीब कुटिया पर, कहिए कैसे आना हुआ? सब ठीक तो हैं? अरे कुछ ठीक नहीं है। तेरी वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ। मैंने कहा था कि बारिश होने से पहले मेरा सरसों काटना है और तू मेरे खेत में गया भी और बिना बताए वहां से फौरन भाग आया। तो बता, मेरे नुकसान का भरपाई कौन करेगा? सरजू जमींदार को सारी बात बताता है। सरजू की बातें सुनकर जमींदार को बहुत बुरा लगता है। वो अपनी बातों को लेकर बहुत पछतावा करता है। मुझे माफ कर दो सरजू, ये बात मुझे नहीं मालूम था कि तेरे बेटे की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। अच्छा ये बताओ, अब तुम्हारे बेटे का तबीयत कैसा है? ठीक तो है ना? जी जमींदार साहब, अब बिल्कुल ठीक है। हम लोगों ने तो उम्मीद ही छोड़ दिया था कि अब मेरा बेटा ठीक होगा, लेकिन हकीम जी का हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा उपकार है। अगर आज वो न होते तो शायद मेरा बेटा ठीक नहीं होता। हकीम जी हम सब के लिए ईश्वर बनकर आए थे। जमींदार साहब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उनका ये एहसान कैसे चुका पाऊंगा। सरजू, इन सब बातों को लेकर अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत दे, नहीं तो तू भी बीमार पड़ जाएगा। तुम्हारा बेटा ठीक हो गया, ये तुम सब के लिए सबसे बड़ी खुशी है। इस खुशी को दूर मत जाने दो और फिजूल की बातों को मत सोचो। मैं जानता हूँ कि हकीम जी ने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। हकीम जी तुम्हारे बेटे को स्वस्थ किए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन तुम घबराओ मत, समझो ऊपर वाला सब देख रहा है। आज वो तुम्हारी मदद किए हैं, कल ऐसा दिन आएगा कि तुम भी उनकी मदद करोगे और ये उपकार तुम्हारे ऊपर से उड़ जाएगा। अच्छा मैं चलता हूँ, मेरा नुकसान हो गया। तो कोई बात नहीं, कम से कम तेरा बेटा तो ठीक हो गया सरजू। मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ जितना गांव वाले मुझे समझते हैं। मैं काम को लेकर जरा सा भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करता हूँ। जब मैं लोगों को उनकी मजदूरी देता हूँ तो फिर काम में लापरवाही क्यों बर्दाश्त करूं? बस इसीलिए लोग मुझे बुरा समझते हैं और कहते हैं जमींदार साहब के पास इतना धन होते हुए भी उन्हें गांव वालों से कोई मतलब नहीं है। अच्छा नमस्ते भाभी जी, मैं जा रहा हूं।
अपना और अपने बेटे का ख्याल रखना। सुनिए जी, आज जमींदार साहब ने बहुत बड़ी बात कह दी है। वो सही कह रहे हैं। जब वो लोगों को उनकी मजदूरी दे रहे हैं तो फिर हम लोग काम करने में लापरवाही क्यों करते हैं? इसीलिए गांव वाले उन्हें भला बुरा कहते हैं। जमींदार साहब हमारी गांव के शान हैं। देखा आज उन्होंने कितने नम्रता से हमसे बातें की है। अच्छा जी, आप थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लीजिए।